सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो भी क्लास 9 का है ना। उसके आगे हम लोग चल रहे हैं जो 6.2 का एग्जाम्पल और थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे ना, उसी के आगे आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, है ना। एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में केवल एक्सरसाइज 6.2 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ये एक्स और ये वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और मुझे ये 50 दिया और 130 दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, जरा सिचुएशन समझते हैं। सर अगर ये 130 होगा ना, तो सर ये भी 130 होगा। क्यों 130 होगा सर, क्यों 130 होगा? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो जरा ध्यान से देखिएगा, जेड बन रहा है ना। तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब x जो है वो y के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसको निकाले किससे, 130 डिग्री निकाले किससे, निकाले वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाले। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, छोटा मोटा क्वेश्चन था। आप लोग चाहते तो खुद से बना सकते हैं कि नहीं। और आप लोग वीडियो देखने के पहले पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसके बाद जो डाउट्स होगा उसके लिए देखिएगा, तो दिमाग का डेवलपमेंट और अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि इन फिगर 6.29 ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, वेरी गुड। एंड सी डी इज पैरेलल में सारे लाइन पैरेलल है, ठीक है। वी हैव गिवन वाई रेशियो जेड इज 3x और 7x, याद आ रहा है ना, 3x 7x, हमेशा रेशियो क्या मानते हैं, x मानते हैं। सो वाई रेशियो जेड, सो दिस इज वाई, दिस इज जेड, ये हमको दिया है 3x और 7x। देन फाइंड x, तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक बात बताइएगा, अगर ये y है तो ये भी तो y होगा। क्यों y होगा सर? इसलिए y होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ लगेगा। सर क्या लगेगा यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ लगेगा, डेफिनेटली वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है यहाँ पे। ड्यू टू विच अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये लाइन इसका पैरेलल है, तो इन दोनों इंटरनल एंगल का सम 180 होगा, तो y प्लस जेड का सम 180 होगा ही होगा। y आपका 3x था और z आपका 7x था, तो 180 के बराबर करेंगे तो 10x बराबर 180, तो x का वैल्यू यहाँ से 18 निकल कर आएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 18 है तो 3x मतलब 54 है कि नहीं। और अगर ये 54 है तो ये कितना बचेगा, जी 116, 116 बचेगा। 180 से अगर मैं माइनस करूँ कितना बचेगा, 6, और ये हो जाएगा 7 126 बचेगा, ठीक है। 126 डेफिनेटली कितना होगा, 126 होगा, है ना। आप माइनस भी कर सकते हो या चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। तो 126 होगा, डेफिनेटली हमको निकल कर आ गया किसका वैल्यू, x 3x और 7y का वैल्यू निकल कर आ गया। इसका मतलब हमको किसका वैल्यू आ गया, y और z का वैल्यू आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, है ना। हमें z का वैल्यू कितना आया है, 7 था ना, तो 126 आया है। तो जो वैल्यू z का होगा वही वैल्यू x का भी होगा। ऐसा क्यों होगा, समझते हैं ज़रा सा, ऐसा क्यों होगा सर। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बीच वाला लाइन को मैं थोड़ा मार्क करके भूल जाऊँ, इसको अंडरलाइन करके थोड़ा सा इसको भूल जाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए। तो ये एक्स होगा तो ये जेड का बराबर होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बराबर हो गया, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि एक्स का वैल्यू अगर आप उतना ही होगा जितना जेड का वैल्यू होगा। जेड का वैल्यू 126 आया है तो एक्स का वैल्यू भी 126 होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.30 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कौन है ए बी? भाई ये है ए बी और ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी एफ। ये जो ई एफ है वो सी डी पे क्या परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, ठीक है। एंगल जी सी डी, जी ई डी, सी डी नहीं, जी ई डी जो है ये वाला टोटल एंगल 126 डिग्री का है। बाकी हमको सब कुछ निकालना है, पहले हम देखते हैं 126 या 90 है तो होगा क्या। सर ये टोटल 126 है। इसको एक दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा समझ में आएगा। आ जा भाई, ठीक है। तो सर हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है टोटल, ये हो गया 126। ये कलर थोड़ा सा खराब है भाई, दिख नहीं रहा, ठीक है। सर यहाँ से यहाँ तक वाला 90 है सर, तो सर टोटल 126 है, 90 है, तो बच कितना गया, 36 बच गया सर। तो ये 36 होगा सर,
ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये 36 होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल मुझे निकालना है AGE मतलब मुझे ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो AGE जो होगा वो तो 126 के बराबर होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ये जेड का फॉर्मेशन दे रहा है, देखो जरा सा दे रहा है ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो 126 ये था, तो ये भी 126 होगा। पहला तो मुझे निकल कर आ गया AG 126 होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इसको साफ करते हैं फिगर को। अब आ गया GEF, तो GEF अभी निकाले हैं, 36 निकाले थे अभी, माइनस किए थे 126 को 90 से माइनस किए थे। अब आ गया FGE, ये एंगल निकालना है। तो सर ये तो बहुत आसान है सर अभी आप इसको बोले थे कि सर ये 126 होगा और ये 36 है, तो 36 जोड़ दो इसमें, क्या था ये आपका 126 था और ये 36 है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम इसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे, 36 माइनस कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप चाहोगे तो इसको थोड़ा आगे चल के पढ़ना है। क्यों आगे चल के पढ़ना है? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल होता है। आप यहाँ पढ़ने वाले हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब आप सोचोगे सर अगर यहाँ पढ़ना है तो इसके पहले क्यों दिया है क्वेश्चन? ठीक है, तो इसके पहले हम कुछ और भी नियम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्या लगा के सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम क्या बता रहे हैं, और भी तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहोगे तो माइनस करोगे तो डायरेक्ट आंसर 90 आ जाएगा। और भी एक तरीका है, बात को समझो। सर ये बताइए कि यहाँ भी तो जेड बन रहा है, तो अगर ये 90 है तो भी 90 होगा, तो डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल मुझसे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि वो आगे मुझे पढ़ना है तो उसका यूज नहीं करो, लेकिन पढ़ना है हमको सब। एग्जाम में तो कभी लिख कर ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर का इस पेज नंबर का है तो आप आगे पढ़ना है तो इसको इस मेथड सॉल्व करो, ऐसा तो नहीं लिख कर आएगा। तो आप जो मेथड आपको आता है उस मेथड सॉल्व कीजिएगा, मेथड सब सही है। ठीक है, मैथ बनाने का अलग अलग मेथड होता है सबका। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। ये 90 है तो ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, और ये टोटल 126 है तो ये भी 126 होगा, और टोटल 126 और ये 90 है तो ये 36 होगा। ठीक है, तीनों समझ में आएगा, तीनों कैसे सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी है ये, देखिए सबसे पहले मुझे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि जो आर है ना वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि जो इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल हो। ठीक है, हालांकि मेरा लाइन पैरेलल नहीं ड्रॉ हो रहा है, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करना तो स्केल से ड्रॉ करना, मैं यहाँ स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये 130 है तो ये 50 होगा। ऐसा क्यों होगा, कौन बताएगा? सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं, 10 बार पढ़े हैं कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड शुड बी 180 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि यही यहाँ थ्योरम 6.5 है कि नहीं, ये बात बोलता है कि सप्लीमेंट्री का होना चाहिए, है ना। तो ये 130 है तो ये 50 होगा। वैसे ही 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। अब मुझे पूछ रहा है बीच वाला एंगल, तो सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180 हो सकता है। तो सर अगर ये 70 है, ये 50 है, तो बीच वाला 60 ही होगा। 70 50 110, सॉरी 120, तो ये 60 होगा, है कि नहीं। तो 60 होगा तो 180 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से समझाते, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने 2-3 मेथड है। ठीक है, मैं आपको जरा सा इस फिगर को अलग बनाता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ एक मिनट को जरा सा। ठीक है, इस फिगर को अलग से बनाकर आपको समझाना चाहूँगा मैं, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है इसलिए। फिगर कुछ ऐसा था, ये मुझे 110 दिया हुआ है, ये मुझे 130 दिया हुआ था, और मुझसे ये वाला वैल्यू x का वैल्यू पूछ रहा था। देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है ना। एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। ठीक है, तरीका ये है, सबसे पहला जो तरीका है, बेसिक तरीका, वो ये है कि सर ये 130 है तो सर ये 50 होगा, है ना। सर ये 110 है तो ये 70 होगा, ये 70 50 है तो सर ये 60 होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन का सम 180 हो रहा होगा। ठीक है, पहला ये तरीका हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा
सर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए बनना जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सर ये 110 है तो ये भी टोटल 110 होगा, 130 है तो ये 50 होगा, टोटल 110 है, ये छोटा वाला 50 है तो ये वाला पार्ट 60 ही होगा ना, तभी ना 60 और 50 मिलाकर 110 हुआ होगा। तो मैथ बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, जो आपको उचित लगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा। आप इसको उल्टा साइड से भी लीजिएगा तो ही आंसर आएगा। देखिए फिर हम आपको उल्टा साइड से भी लेकर दिखाते हैं। सर ये 130 है, ये 110 है तो ये 70 होगा, है ना। और सर ये 130 है और यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है सर, तो 130 है तो ये भी टोटल 130 होगा, तो ये 70 130 है तो ये 60 ना होगा, तभी ना 60 और 70 मिलकर 130 हुआ होगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, आप जिस मेथड का यूज़ करें उस मेथड से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और हमको गिवन है कि ये 127 है और ये 50 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, बात को जरा समझते हैं। सर ऐसा है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है सर, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है सर। ज़रा ध्यान से देखिए सर, ठीक है। तो सर ऐसा है कि यहाँ देखिए सर, ये जेड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा सर, है ना। तो बिल्कुल अगर ये 50 हो गया, अब हम देख रहे हैं कि 127 है, तो बाई लीनियर पेयर हम इसको निकाल सकते हैं। किसको यूज़ करके, लीनियर पेयर से। तो 180 से घटाएंगे तो 120 जाएगा तो 60, और 7 जाएगा तो 53, तो ये 53 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 50 है और ये 53 है तो 103 हो गया। तो ये निकालेंगे तो कितना होगा सर, 103 हो गया, तो 80 और 80 से 3 जाएगा तो 77 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सर यहाँ देखिए जेड बन रहा है सर, तो सर ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। सर ये 127 है तो इसका अंदर और निकालने के लिए 180 से घटाएंगे तो ये 53 आ रहा है। ये 50 ये 53 है तो 180 से घटाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, बचपन में पढ़े हैं। तो कितना होगा, 77 हो जाएगा सर, है ना। 103 है, 103 घटेगा 180 से तो 171 आएगा। तो y का वैल्यू आएगा 77 और x का वैल्यू निकाले थे 50, ठीक है। अब अगेन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी है ये, ठीक है। समझते हैं इसको, VVI को। मैं इस फिगर को ही बना लेता हूँ। ऐसा कोई मिरर दिया हुआ है, अब मैं इसका नाम लिखने वाला हूँ। क्या नाम है, ABCD और PQ और RS, ठीक है। ऊपर PQ नीचे RS है, ABCD ऐसे करके, ठीक है। ABCD PQRS। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD के, ये बात हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या होगा, गिवन होगा PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। और क्या गिवन होगा, और गिवन होगा आपको क्या कि BC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये बात गिवन में आप लिखिएगा। टू प्रूफ में ये वाला बात लिखिएगा जो अभी लिखा हुआ है ना। और अब उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से,
ठीक है। तो अब कुछ फिजिक्स का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 8 में भी पढ़ना है, आप लोग पढ़े भी होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है ना। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एक मिरर है, ठीक है, एक दूसरा कलर लेना चाहेंगे हम, मिरर है, ठीक है, ठीक है, मिरर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर कोई मिरर पे कोई लाइट ऐसे पड़ रहा है, तो जो रे पड़ता है ना, उस रे, उससे जो बनता है जो एंगल, पहले जो रे पड़ता है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होता है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो दोनों के बीच में जो हम ड्रॉ करते हैं ना, भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। और वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का नॉर्मल होता है, और वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, नॉर्मल होता है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ध्यान सुनिएगा। हम पढ़े थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दो नियम है। पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, ये ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये बात हम लोग पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पर लाइज होना चाहिए, जो ये सरफेस है वो एक ही सरफेस पर लाइज होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ फिजिक्स तो नहीं पढ़ाने बैठे हैं, लेकिन अब थोड़ा मैथ में आते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या, अगर मैं ऐसा लाइन ज्वाइन करूँ ना, तो देखिएगा अगर ये एंगल इसके बराबर है ना, तो बेसिकली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बराबर भी होगा, क्योंकि यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो लाइन है वो 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल 90 डिग्री का क्यों होता है उसका ये पार्शियली प्रूफ है। नॉर्मल 90 डिग्री का ही क्यों होगा इस बात का ये पार्शियली प्रूफ है, ठीक है। अब जरा सिचुएशन समझते हैं। सर हमको क्या करना है, हमको ज़रा ध्यान देखिएगा। इसका नाम देते हैं BM और इसको CN नाम देते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देखिएगा, यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा, है ना। यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि भाई सिंपल बात है, अभी हम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो नॉर्मल होता है 90 डिग्री का होता है। तो अब जरा सिचुएशन समझो कि ये BM जो होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा किसके, CN के। क्योंकि यहाँ भी देखो इंटरनल एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है कि नहीं। देखो 90 180 डिग्री हो गया, तो इंटरनल एंगल जहाँ सम 180 डिग्री करता है वो लाइन पैरेलल होता है। थ्योरम 6.5 है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि BM जो है वो CN का पैरेलल होगा, ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब जरा सिचुएशन पे आते हैं। लेट सपोज दिस इज X, तो ये भी होगा X। क्यों? ये क्यों दोनों बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो लॉज है वो ये कहता है कि अगर ये इंसिडेंट रहे और रिफ्लेक्टेड रहे तो दोनों बराबर होगा, है ना। वैसे ही अगर ये y होगा तो ये भी y होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है। अब सिचुएशन को समझो और ज़रा ध्यान से देखो। मैं दूसरा कोई कलर ग्रीन लेता हूँ या मैं कोई और ले लेता हूँ, पीला, ठीक है। इधर देखिएगा जरा ध्यान से, जहाँ लाइन ले जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये जेड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगर जेड का फॉर्मेशन करेगा तो ये जो एक्स है वो वाई के इक्वल हो जाएगा ना। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो भाई एक्स जो है वो वाई के बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सब प्रूफ का पार्ट है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखवा दिया जाएगा अगर लिखना हो तो, ठीक है। तो आपको हम समझा रहे हैं, पहले समझ लो, लिखने वाला काम तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू वाई होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, ठीक है। तो अगर ये x और ये दोनों y बराबर हो गया तो ये जो टोटल एंगल, ये टोटल एंगल क्या होगा? तो सर ये टोटल एंगल 2x होगा, और ये टोटल एंगल क्या होगा? ये सर 2y होगा। अच्छा सर y को हटाकर हम x भी लिख सकते हैं, क्योंकि y और x बराबर है, तो ये 2x और ये भी 2x हो जा रहा है। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एंगल अगर 2x है और ये भी एंगल क्या है, 2x है, तो डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली क्या होगा, ये टोटल एंगल जो 2x है और ये भी जो टोटल एंगल 2x हो रहा है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो रहा है तो इसका हमको पता चल रहा है कि जो ABC है और BCD है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब जरा सा सिचुएशन को समझते हैं। देखो भाई, हमको ऐसा कुछ मिला है, ये एंगल इसके बराबर मिल चुका है, इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था C, इसका नाम था D। तो एक बार ध्यान से देखिएगा
कि ABCD में ये ABC जो है वो BCD के बराबर हो गया, अभी ये 2x और ये भी 2x आया था, तो ये दोनों का दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन करा जाएगा। ध्यान देखिए जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होता है जब लाइन क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है। ये थ्योरम है, थ्योरम 6.1 था या 6.2 था, मुझे याद नहीं कौन सा थ्योरम पढ़े हम लोग। उस थ्योरम में ये बात कहा गया था कि ऐसा हो कि अगर इंटरनल एंगल इक्वल हो तो तभी पॉसिबल है जब AB क्या होगा, पैरेलल होगा CD को। तो हमको यही बात प्रूफ करना था कि AB और CD क्या होगा, पैरेलल होगा। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब पढ़ाया जा रहा है उस समय समझिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट बैठ कर ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो का पीछे कीजिएगा, अगर स्लो करके देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ और नहीं है ना। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। आप लोग वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। पूरा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।